Assalamualaikum students, my name is Fiza Sana and I am here for teaching Geography for class 7. Today is our lecture 6 और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इससे पहले अपना चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कवर कर चुके हैं. चैप्टर 1 जो कि बेसिकली हमारा अर्थ की इंट्रोडक्शन पे था. उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर 2 कवर किया, दैट इज़ अबाउट द डेन्यूडेशन. और डेन्यूडेशन में हमने देखा है डिफरेंट टाइप्स जो लेयर्स थी अर्थ की, उसके अंदर क्या चेंजिंग्स आती हैं, किन वजूहात से आती हैं और वह वजूहात और रीजंस क्या थे. उसके अंदर वॉल्केनिज्म भी था, उसके अंदर आपका अर्थक्वेक शामिल था, उसमें हमने प्लेट्स भी पढ़ी अर्थ की और क्या रीजंस हैं, किन इफेक्ट्स की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, हमने वो देखा. आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेयर, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 में हम जो पढ़ने लगे हैं दैट इज़ एटमॉस्फेयर. अगर अब आपको याद हो तो मैंने जब चैप्टर 2 करवाना शुरू किया था तो उसमें मैंने आपसे बात की थी कि हम अब ज़मीन के नीचे की लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट. डेन्यूडेशन में हमने जो ज़मीन की लेयर्स पढ़ी, अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी, वो हमने नीचे की जो इंटरनल लेयर्स हैं हमने उसके बारे में पढ़ा कि उसमें जो चेंजिंग्स आती हैं उनसे अर्थ सरफेस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं. अब जो आज हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने लगे हैं दैट इज़ अबाउट द एटमॉस्फेयर. मीन्स कि जो आपकी अर्थ सरफेस है अब हम उसके नीचे नहीं, हम उसके ऊपर जो लेयर्स चल रही हैं उनको देखेंगे कि वो किस तरह से हैं, बनी हुई हैं, एक नेचुरल फैक्टर उनके अंदर क्या चल रहा है, किन चीज़ों से बनी हैं, और सेकेंडली उस लेयर्स की वजह से, उन लेयर्स की वजह से हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर इफेक्ट क्या आता है. क्योंकि ये इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ फैक्टर्स हैं जो आपकी अर्थ सरफेस पे जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे आपके तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिन भी ह्यूमन बीइंग्स, आपके एनिमल्स, ट्री, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो है वो उससे इफ़ेक्ट हो रहा होता है. सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ अबाउट द एटमॉस्फेयर. इट्स ऑन चैप्टर पेज नंबर 25 के ऊपर ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और आज हम इसको देखने लगे हैं दैट इज़ एटमॉस्फेयर. वो कहते हैं एटमॉस्फेयर इज सराउंडिंग आवर अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इन फॉर्म ऑफ अ कवर. अगर अब हम देखें तो हम एटमॉस्फेयर को ये नहीं कह सकते कि हाँ जी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है. नो, ये हमें पूरा कवर किए हुए है. हमारी हर तरफ जो इस वक्त एक पूरा राउंड आप इसको ले लें तो आसपास जितना भी जो है वो हम एरिया कवर करते हैं दैट इज़ आवर एटमॉस्फेयर. Due to the gravitational force of Earth, atmosphere is attached to Earth from all sides. अब क्योंकि ज़मीन के अंदर अब ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ को अपनी तरफ खींच के रखती है. इसीलिए तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी ज़मीन पर खड़े रह पाते हैं. अगर हम स्पेस में जाएं, खला में जाएं, तो आपने कभी देखा होगा कि वहाँ पर जो वो स्पेस शिप्स जाती हैं उसके अंदर जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो उड़ रहे होते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट में होते हैं, उनके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे होते. वो रीज़न ये होती है कि वहाँ पर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती. ज़मीन के साथ जो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जॉइंट नज़र आती हैं, ये टेबल अगर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, हिल भी नहीं रहा, हवा में नहीं तैर रहा, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वो कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है आपकी वो भी ज़मीन से जुड़ी हुई है, वो उसको चिपके रहती है क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या है, कशिश सकल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. द लाइफ ऑन आवर प्लानट अर्थ इज़ ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर. हमारी ज़िंदगी भी इस प्लानट के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, इस सियारे के ऊपर सिर्फ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर वो एटमॉस्फेयर मौजूद है जो हमारे लिए जो है वो बेहतर है, जो कि हमारे सर्वाइवल के अंदर हमें हेल्प आउट करती है. वरना बाकी प्लैनेट्स भी तो हैं, हम चांद पे क्यों नहीं जाके रह पा रहे अभी तक, हालांकि बहुत सी कोशिश हो रही है. हम मार्स पे क्यों नहीं चले गए हैं, ठीक है, हम वीनस पे क्यों नहीं चले जाते, वहाँ पर भी तो वो भी तो प्लैनेट्स हैं ना. लेकिन वजह यही है कि वहाँ की एटमॉस्फेयर में वहाँ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अंदर और ज़मीन अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स में और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ये हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल है, हमें सर्वाइव करने में ये हेल्पफुल है. एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स. अगर अब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो 3 बेसिक एलिमेंट्स हमारे इसमें आती हैं. नंबर 1 इज़ रेगुलर गैस, ठीक है जी,
रेगुलर गैसेस आ गई, फिर आ जाती हैं आपकी इसके अंदर वेरिएबल गैसेस। क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं ना कि सिर्फ ऑक्सीजन इंसान को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ ये बाकी जो गैसेस हैं इनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है जो कि आपकी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। अब वो कैसे होता है और किस हद तक होता है वो हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। और तीसरा जो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे दैट इज़ पोल्यूटेंट्स। अब लाजमन बात है, पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही है ना, तो हम इसके अंदर पोल्यूटेंट्स को भी देखेंगे। ये भी आपकी एटमॉस्फेयर का अहम पार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे दीज आर मोस्टली फाउंड इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये 3 गैसेस जो हैं ये आपको अगर हम देखते हैं एटमॉस्फेयर, यानी ये आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस पे जो सबसे नियर बाय आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर आती है वो बेसिकली आपकी किस चीज़ से बनी हुई है, इन चीज़ों से, ठीक है। ये 3 गैसेस से आपकी लोएस्ट जो लेयर है, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आपकी बनी हुई है इन 3 गैसेस से। इज इट क्लियर? अब देखते हैं उसके अंदर कौन सी, अब रेगुलर गैसेस कौन सी होती हैं। रेगुलर गैसेस बेटा हमारी होती हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है जी। ऑक्सीजन सब जानते हैं कि हर इंसान को सांस लेने में हेल्पफुल है कौन सी गैस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो इंसान मर जाएगा। इवन कोई भी जानदार है उसके सर्वाइवल के लिए ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नाइट्रोजन भी अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे? Atmosphere is a combination of many gases. These gases are directly or indirectly necessary for the survival of atmosphere. वो कहते हैं कि ये gases जो हैं वो बहुत ज़्यादा important हैं, different combination है gases का, जिसके अंदर हम 2 जो अहम gases हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसको तो काउंट कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सी gases हैं। अब कैसे हैं? वो कहते हैं ये जो gases सारी की सारी हैं वो directly और indirectly जो हैं वो हमें help करती हैं ज़मीन के ऊपर रहने में। एटमॉस्फेयर जो एक क्रिएट होता है जो कि इंसान की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। वो कहते हैं अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 गैसेस। अगर हम 100% जो है वो इसको गैसेस को देखें तो 100% के अंदर जो आपका 99% है ना वो क्या है, वो गैस है आपकी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फाइन। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद आपका आ जाता है बेसिकली बाकी क्या रह गया, 1%। 1% इज डिपेंडेंट ऑन अदर गैसेस। बाकी जितनी भी गैसेस हैं उनकी अमाउंट सिर्फ 1% है जो कि रिक्वायर्ड होती है आपकी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आप इसको देखें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड द अमाउंट ऑफ अदर गैसेस इज ओनली 1%। एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास और ऑक्सीजन ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हमारी कितनी है, 78%, ठीक है जी। और ये बाकी ऑक्सीजन हमारे पास कितनी रह जाती है, 21%। यानी अगर हम 99 को डिवाइड करती हैं बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तो हमारे पास जो रेशियो बन रही है दैट इज 78 एंड 21%। फाइन। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, वैसे तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है तो ऑक्सीजन को ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो नाइट्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। पॉइंट है, ज़रा नोट करके रखें, देखते हैं वजह क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। The fertility of soil depends on nitrogen. This gas is necessary for the growth of plant. It helps in controlling fire. अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है यानी ज़मीन की ज़रखेज़ी, जो मिट्टी होती है उसके अंदर ज़रखेज़ करना, उसको यानी बहुत ज़्यादा फर्टाइल करना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे किस्म के फल पौधे दरख्त कपास फसलें वगैरह उग सकती हों, वो आपकी हेल्पफुल होती है। किसकी वजह से? नाइट्रोजन की वजह से। वो कहते हैं कि ये जो गैस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आपकी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अहम है। तो अगर आप गौर करें तो हम प्लांट से क्या लेते हैं?
ऑक्सीजन, राइट। प्लांट हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो बेसिकली आपकी ऑक्सीजन की अमाउंट को कवर करने के लिए प्लांट्स जो हैं वो उगते हैं, और उनको उगाने में हेल्पफुल कौन सी गैस है? दैट इज नाइट्रोजन। आगे देखें जी इंपॉर्टेंस ऑफ, इसके अलावा वो कहते हैं इट आल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फायर। कहीं पर आग लग जाए, कहीं पर अगर जो है वो आपने देखा होगा वो रेड कलर के जो हैं वो बहुत बड़े बड़े से उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए होते हैं, उसके अंदर आपकी ये गैसेस जो हैं वो, उसमें नाइट्रोजन गैस भी बहुत अहम है। अगर कहीं आग लग जाए तो उस आग को बुझाने में नाइट्रोजन हमारी हेल्प करती है। इसीलिए कहते हैं ना, वो कहीं अगर आपके दरख्तों के अंदर नमी मौजूद हो तो वो या आपने कहीं पे नाइट्रोजन का वो बहुत ज़्यादा वो खाद यूरिया वगैरह जो है वो छिड़का हुआ हो, तो वहाँ पे फायर का जो ख़तरा है वो थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन इसके साथ साथ और अदर गैसेस भी शामिल हो जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये भी आपकी जो है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, तो ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, नो डाउट। ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन वी ब्रीथ वी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। दिस गैस इंटरेक्ट्स केमिकली विद अदर एलिमेंट्स इमीडिएटली। इसका प्लस ये है कि ये गैस जो है ये एक तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, हम उसको इनहेल करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इस गैस की ये है कि ये केमिकल वे में बहुत से एलिमेंट्स के साथ बहुत जल्दी जो है वो अपना जोड़ बना लेती है, उनके साथ रिएक्शन ले आती है। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन आवर ब्लड, हमारे खून के अंदर एब्जॉर्ब होती है। इट गिव्स अस एनर्जी बाय बर्निंग आवर फूड, जो हम खुराक खाते हैं उसको हज़म करने के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। वो उसको बर्न करती है हमारे अंदर और उस फूड से हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। आप देखें ना, कभी आपको लग रहा हो कि आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, हम खाना खाते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक पूरा प्रोसेस हो रहा होता है और ऑक्सीजन भी उसके अंदर अपना एक अहम रोल अदा कर रही होती है। फिर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दिस गैस। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग ऑल काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब नाइट्रोजन क्या करती है? वो फायर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर आग लग गई है तो उसको बुझाने में मदद करेगी, जबकि ऑक्सीजन क्या करती है? वो आग को जलाने में मदद करती है। इसके लिए बहुत जो अच्छा सा एक्सपेरिमेंट अगर आप गौर करेंगे तो आप कर सकते हैं कि आप एक कैंडल जलाएं, ठीक है, और उस कैंडल, छोटी सी कैंडल लें, उस कैंडल को जलाएं, ठीक है। जलाने के बाद अब आपने क्या करना है? आपने एक शीशे का ग्लास साथ रखना है अपने। जैसे ही आप उस कैंडल को जलाएंगे, ठीक है, टेबल पे रख लें, उसको सेट करें, और उस कैंडल को जलाने के बाद आपने उसके ऊपर ग्लास जो है वो उल्टा कर देना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ग्लास कवर कर रहा है उसको, वो जो ऊपर से आपकी छोटी सी वो एक जो है वो लो जल रही होगी, वो बेसिकली बंद हो जाएगी। जो उसकी पायलट जल रही होती है, कैंडल बुझ जाएगी। वजह बुझने की क्या है? कि क्योंकि आपने उसकी ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म करती है। तो आपने जब उसके ऊपर ग्लास दे दिया तो उसकी जो एयर है वो बंद हो गई, तो उसकी वजह से वो आग बुझ गई। इज इट क्लियर? जैसे ही आप उसको दोबारा से ग्लास को हटाएंगे, उसको बर्न करेंगे, वो दोबारा जल जाएगी। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो है ऑक्सीजन जो है वो आपकी चीज़ों को जलाने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा कौन सी चीज़ें जी? कोल, कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ये सब बर्निंग में हमें हेल्प करते हैं। वेरिएबल गैसेस। अब दूसरा जो पार्ट है, ये रेगुलर गैसेस हमने देख ली, ठीक है, दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। Number 2 is variable gases. No one can deny the importance of variable gases in atmosphere. Variable gases include carbon dioxide, water vapors and ozone. अब वो कहते हैं कि जहाँ पर आपकी ये रेगुलर गैसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप वहाँ पर वेरिएबल गैसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती हैं आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर। और इन वेरिएबल गैसेस के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं, उनमें जो फेमस गैसेस हैं वो हैं जी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर वेपर्स, ठीक है, पानी के बुखारात जो कि आपको बारिश के सबब में वापस ज़मीन पर आते हैं, ठीक है। वाटर वेपर्स भी आपकी इस एटमॉस्फेयर में वेरिएबल गैसेस के अंदर शामिल हो जाती हैं। एंड ओजोन, द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो कि आपकी है ओजोन। ओजोन क्या है जी? O3। ऑक्सीजन के नॉर्मली जो है हम उसको 2 पार्टिकल्स के अंदर लेते हैं, लेकिन ओजोन के अंदर बेसिकली आपके 3 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ओजोन आपकी क्या होती है?
3 पार्टिकल्स पे होती है। इज इट क्लियर? अब क्या होती है वो इन डिटेल हम आगे भी देखते हैं उसको। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले हम देखेंगे कि वो क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन अदर गैसेस। अगर हम वेरिएबल गैसेस की बात करते हैं तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दूसरी गैसेस के निस्बत सबसे ज़्यादा हैवी गैस है। हैवी गैस होने की वजह से ये ऊपर नहीं होती है, ये थोड़ी नीचे रहती है क्योंकि वजन ज़्यादा है। The quantity of carbon dioxide has increased about 25% in the last 200 years. इसका एक नुकसान ये भी हो रहा है कि हम जितनी भी ज़मीन के ऊपर हम बीइंग ह्यूमन बीइंग्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुसलसल इंक्रीज हो रही है। और वो कहता है कि अगर हम देखें तो 200 साल के अंदर अंदर हमने नॉर्मल जो रेशो है कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें 25% इजाफा कर दिया। ठीक है, 25% इंक्रीज हुआ। ये इंक्रीज बहुत सी चीज़ों से होता है। आपके ये जो इस वक्त गाड़ियों से धुआं निकलता है, फ्यूम्स हैं, हम कोयला जलाते हैं, उससे होता है। इसके अलावा हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसमें किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा आग लगा देते हैं, जल जाती हैं, या आजकल जो जिस तरह से भी पिछले दिनों अगर आपने कोई थोड़ा सा नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें, साथ साथ जो हमारे बेसिकली जंगलात के अंदर आग लग जाती है उससे भी फ्यूम्स उठते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो कॉन्टीन्यूसली आपके एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है, जो कि कुदरती रेशो से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। द बर्निंग ऑफ एनर्जी सोर्सेज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी जो हैं वो एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको आप जलाएं, जब जैसे कि कोयला जलाते हैं, आप ऑयल जलाते हैं, नेचुरल गैस है। ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ों का यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। फिर ईंटें बनाते हैं, जब आपने कभी आपका शहर से बाहर का गुजर हुआ हो तो बहुत बड़े बड़े वो जो है वो क्लिन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो बेसिकली ईंटें बन रही होती हैं, उसके अंदर से बेतहाशा धुआं निकल रहा होता है और वो सारी एटमॉस्फेयर को आपकी आलूदा कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी फ़िज़ा में, आपके एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ कर रहा होता है। द बर्निंग ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या करती हैं, ये स्मोक प्रोड्यूस करती हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज़ कर देता है। सिमिलरली द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ ऑल्सो राइजिंग विच इज़ हार्मफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। जितनी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की बेटा आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी उतनी ज़्यादा आपकी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। आजकल अगर हम गौर करें तो पहले वो वक्तों में कहते थे ना कि पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, पहले इतना जो है वो प्रॉब्लम नहीं आता था, दरख्त के नीचे भी बैठते थे तो ठंडी हवा लगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हम बाउंड हैं कि हमने बंद रहना है। एयर कंडीशन के अंदर जो है वो एयर कंडीशन रूम्स हैं, हमारे हाउसेस हैं, हम उनके अंदर बंद रहेंगे और उसके अंदर हम लोग जो है वो रह सकते हैं, वरना इतनी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। वो वजह यही है कि हम लोगों ने खुद अपनी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनसे अपने एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया है, जो कि हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, इट इफेक्ट्स ग्लोबल क्लाइमेट। द अदर वेरिएबल गैस इज ओजोन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी पोल्यूशन है या जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिससे आपकी अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज हो जाता है, ये ओवरऑल पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है। ठीक है बेटा, इससे ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलना शुरू होती हैं और ग्लेशियर्स पिघलने का मतलब ये है कि आपका जो साफ पीने का पानी है उसकी क्वांटिटी का कम हो जाना, क्योंकि ग्लेशियर से जो पानी निकलेगा वो बेसिकली सॉल्टी वाटर होगा जो पिघलने के बाद समंदर का हिस्सा बन जाएगा और उसके समंदर के हिस्से बनने से उसका हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए या आपके जो लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं जो अर्थ पे रहते हैं, उनके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होता। उसके बाद वो कहते हैं जो वेरिएबल गैस है ओजोन 3, इसके ऊपर भी कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इन एटमॉस्फेयर ओजोन इज फाउंड अबाउट 17 to 50 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। यहाँ पर अगर हम अर्थ सरफेस को देखें, अर्थ सरफेस से हम तकरीबन 17 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर सफ़र करें तो यहाँ से 15 किलोमीटर एंड मोर 70 किलोमीटर्स तक आपकी ओजोन लेयर है। ठीक है, और ओजोन लेयर का काम क्या है ये हम आगे देखते हैं। Importance of carbon dioxide is it is necessary for life. The gas interacts with other gases and make carbohydrates.
ये गैस भी इंसानों के लिए भी और लाइफ के लिए, अर्थ के ऊपर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दूसरी गैसेस के साथ इंटरेक्ट करती है और कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। These carbohydrates are necessary for the life of plants and animals. आपके प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स हीट एंड मॉडरेट्स द टेम्परेचर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है और आपके एटमॉस्फेयर को मॉडरेट रखती है। अगर वो एक्चुअल जो कुदरत ने रेशो दी है अगर उसमें वो शामिल हो, अगर उसका एक्सेस कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियसली उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने में आते हैं। फिर आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन, जिसको हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। ओजोन का मतलब क्या है और किसका काम क्या है? बेसिकली ओजोन स्टॉप्स द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ। ये जो हमने अभी बात की कि 15 से 15 टू 70 किलोमीटर्स आपकी जो एक लेयर है दैट इज ओजोन लेयर, उस ओजोन लेयर का काम क्या है? उसने सूरज की शुआओं को, अल्ट्रावायलेट रेज को ज़मीन पर आने से रोकना है। क्योंकि जो सन की रेज हैं जब वो डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर पड़ती हैं तो उसके अंदर बहुत सी हार्मफुल रेज हैं जो इंसानों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए जो है वो नुकसानदेह होती हैं। वो आपकी स्किन को बर्न कर सकती हैं, स्किन कैंसर जैसे जो हैं वो प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं और वो इंसान के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि उसने एक ऐसी लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बिछा रखी है दैट इज़ कॉल्ड ओजोन लेयर O3, जो कि उन सन रेज को, जब वो सन से रेज आती हैं तो वो रेज जो हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज यहीं पर रुक जाती हैं और वो रेज सिर्फ हम तक ज़मीन पर पहुंचती हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए जो रेज ज़रूरी हैं वो सिर्फ छन के वो रेज नीचे आती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो ओजोन लेयर जो है वो रोक लेता है, वो ऊपर ही रह जाता है। जैसे चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती जो है वो छाननी के अंदर रह जाती है ना और चाय बाहर आ जाती है, बिल्कुल वो वाली सिस्टम है कि वो जो चाय छाननी है दैट इज़ ओजोन और उसके अंदर वो जो चाय की पत्ती है दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेज, और जो चाय नीचे आ गई है वो रेज हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इज़ इट क्लियर? इसको आगे देखें। If ozone is not present in atmosphere, the high energy ultraviolet rays will become a danger for life on earth. अगर ये ओजोन लेयर ज़मीन पर ना होती तो क्या होता कि आपके अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली ज़मीन पर आती और उनके डायरेक्टली ज़मीन पर आने की वजह से ज़मीन के ऊपर जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसको ख़तरा लाक हो जाता। सच हाई एनर्जी रेज कैन कॉज स्किन कैंसर एंड आई डिजीज़। इन अल्ट्रावायलेट रेज के आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है इंसानों को, और इसके अलावा आइज़, आँखों की डिजीज़ भी हो जाती है। आप देखें अभी पिछले दिनों ही जो है वो आपका जो है वो सोलर एक्लिप्स था, राइट? अब उसको देखने के लिए स्टॉप किया गया था क्योंकि वो आइज़ को इफ़ेक्ट करता है, बनाई जा सकती है आपकी, ठीक है। वो वजह यही है कि ये रेज जो हैं क्योंकि लाइट है हम इसको देखते हैं और इसके देखने की वजह से अगर अल्ट्रावायलेट रेज होंगी तो वो क्या होगी, वो बेसिकली हमारी आई की डिजीज़ को फैलने में हमें जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करेगी। ओजोन फिल्टर्स दीज अल्ट्रावायलेट रेज बिफोर सेंडिंग अदर रेज टू द अर्थ। ओजोन क्या करता है, मैंने बताया कि वो फिल्टर कर देता है अल्ट्रावायलेट रेज को ज़मीन पर आने से पहले ही। यहाँ पर ये आपकी ओजोन लेयर का पूरा रोल है जो कि एक कुदरती निज़ाम है, जो एक नेचुरल एटमॉस्फेयर का पार्ट है। उसके बाद आ जाए जी नंबर 3 दैट इज़ पोल्यूटेंट्स। ठीक है जी, पोल्यूटेंट्स यानी पोल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं, आलूदगी। Air contains pollution. Minute particles are suspended in air. The smoke from factories and vehicles contain huge amounts of carbon monoxide, sulfur and carbon dioxide. बहुत ध्यान से देखें कि वो कहता है कि आपकी हवा, एयर जो है वो हर वक्त आलूदगी को अपने अंदर कंटेन रखे हुए है, अपने अंदर समेटे हुए हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म के अंदर ये आलूदगी, ये पोल्यूशन जो है वो ज़मीन हवा के अंदर जो है वो लटक रहा होता है, सस्पेंड हुआ हुआ होता है। ये स्मोक कहाँ से आती है? फैक्ट्रीज से आती है, व्हीकल से, गाड़ियों से धुआं जो निकलता है हर तरह का वो उसके अंदर शामिल होता है। और इस स्मोक के अंदर जो गैसेस हैं वो कौन सी हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड उसके अंदर होती है, सल्फर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
ड्यूरिंग बर्निंग द स्मोक पार्टिकल्स एंटर इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। और जैसे ही स्मोक निकलता है फैक्ट्री से, व्हीकल से, ये क्या करता है, कहाँ चला जाता है धुआं? आपने देखा धुआं उड़ा होता है, वो उड़ते उड़ते गायब हो जाता है, वो बेसिकली आपकी हवा के अंदर लॉक हो जाता है, वो उसको अपने अंदर कंटेन कर लेती है। Pollution is affecting the atmosphere of industrial cities. This is dangerous for public health. It causes diseases of throat and breathing. अब इसको तो हम खुद सफ़र करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े लाहौर शहर में रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि सांस के कितने मसाइल हो जाते हैं। ज़रा सा धुआं हो जाएगा तो हर मौसम के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ अब देखने आ गए, और ये वजह सिर्फ यही है कि आलूदगी बहुत बढ़ गई है, पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे हमें बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। गला हमारा आए दिन ख़राब हुआ होता है, ठीक है, और सांस लेने में भी हमें प्रॉब्लम हो रही थी। इसके अंदर मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि मैं बल्कि फील कर रही थी कि ये जब से ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन चली है, हम घरों में अपने बंद हो गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारी ये वाली जो डिजीज़ेज़ हैं, जो आए दिन हम जब रेगुलर बाहर निकलते थे तो हमें फ्लू हुआ रहता था या अक्सर ही हमें खांसी हुई भी होती थी, वो अब नहीं होती है। घर में आप रहते हो तो आपको वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप खट्टी चीज़ें नहीं खाते होगे तो फिर तो नहीं होता होगा, अगर चल रहा है वो तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। खैर, तो वो देखें कि वजह यही है कि आपका जो इंटरेक्शन है या एक्सपोजर है पोल्यूटेड एयर से वो कम हो गया। इसके अलावा क्योंकि आपकी गाड़ियाँ घरों से ज़रा बाहर कम निकलती हैं तो आपकी हवा भी थोड़ी पहले की निस्बत साफ होने लग गई है। तो ये सारी वजह हैं कि जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और हमें गले की, थ्रोट की डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा होती हैं। Pollution also contains gases which rise up in atmosphere and finish the ozone. गैस पोल्यूशन जो है वो इसके अलावा और भी गैसेस रखती है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं और ऑक्सीजन को कम करती जाती हैं। ऑक्सीजन जो पहले ही हमारे पास कितनी है, सिर्फ 21%, ठीक है, और जब हम उसके अंदर पोल्यूशन को ऐड करते हैं तो वो ऑक्सीजन मज़ीद कम हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इज इट क्लियर नाउ? आगे देखें। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ ओजोन इज डिक्रीजिंग, और अमाउंट ऑफ ओजोन भी डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप पोल्यूशन। अब गौर करें कि ये सारे काम हम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? अर्थ सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस के ऊपर हमारी ये तमाम हरकत हैं जो कि हम पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं डिफरेंट वेज के अंदर, और वो किसको इफेक्ट कर रहा है? हमारी एटमॉस्फेयर को इफेक्ट कर रहा है, और एटमॉस्फेयर में गैसेस की रेशो चेंज होने से उसको दोबारा इफेक्ट किसको हो रहा है? आपकी अर्थ सरफेस को हो रहा है। ठीक हो गया? समझ आई बात कि हम ही काम ऐसे कर रहे हैं जिससे हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो उसकी रेशो में डिफरेंस आ रहा है और हमें ही इन रिटर्न उसके नुकसानात का सामना करना पड़ता है। The dust particles also fly from earth surface and enter in the air. जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, ज़मीन आप मिट्टी उड़ाएंगे तो कहाँ जाएगी? वो भी बेसिकली आपकी अर्थ सरफेस के अंदर चली जाएगी। देयर क्वांटिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म। हम ये नहीं कह सकते कि वो यूनिफॉर्म है। आपके अगर हम हेल्दी हिल स्टेशंस में जाएं या जहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे पोल्यूटेंट्स कम होंगे, वहाँ पे पोल्यूशन कम होगा। आपके जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा, रूरल सिटीज़ में पोल्यूशन कम होगा। सो इट्स नॉट यूनिफॉर्म, ये हर जगह पे इसका जो है वो रेशो कम ज़्यादा होता रहता है। देयर क्वांटिटी इज़ ग्रेटर इन डेजर्ट्स एज कम्पेयर टू ह्यूमिड एरियाज। अब मिट्टी डस्ट जो उड़ती है उसकी जो तादाद है वो आपको डेजर्ट एरियाज में ज़्यादा मिलेगी बनिस्बत दूसरे इलाकों के अंदर। देयर क्वांटिटी इज़ ऑल्सो लार्ज इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूरल अर्बन एरियाज क्योंकि ये मट्टी वाले इलाके हैं तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो यहाँ पे आपके स्मोक के पार्टिकल्स भी ऐड होके तो वो और ज़्यादा पोल्यूशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो बेसिकली पोल्यूशन का पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब इसके अंदर हमने वेरिएबल गैसेस में एक चीज़ हमने अभी मिस की हुई है, अगर आपको याद हो और आपने गौर किया हो, दैट इज़ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स जो हैं वो भी पूरा एक प्रोसेस है, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर चलते हैं। फ़िलहाल के लिए हमारा ये बेसिकली जो टॉपिक है आज का, दैट इज़ अबाउट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो हमने कवर किया। वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो कवर हो गए हैं। इसको देखिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कॉन्टीन्यूटी में लेके चलेंगे। अभी तक के लिए आप इसकी लर्निंग को स्टार्ट करें और बहुत ज़्यादा फोकस रखें अपनी स्टडीज़ के ऊपर। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप लेक्चर के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।